हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकमिंग यू ऑल टू दी MK जैन क्लासेस। और हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट में बेटा हम लोगों ने मोनोसैकेराइड्स के बारे में ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर में बात कर ली थी। हमने मोनोसैकेराइड्स के बेटा है ना कार्बोहाइड्रेट्स हमने पढ़ लिए थे, इसकी क्लासिफिकेशन हमने पढ़ ली थी। मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं? सिंपल सिंगल शुगर्स, जिनको हम फर्दर क्या नहीं कर सकते, उनको फर्दर मतलब फ्रेगमेंटेशन उनकी पॉसिबल नहीं है। तोड़ेंगे तो वो अपने सब्सिक्वेंट एटम्स में टूट जाएंगे, लेकिन एक शुगर मतलब ये सिर्फ एक शुगर है। दो होती तो दो शुगर अलग अलग एक एक में टूट जाती ना, ये एक ही सिंगल शुगर है। बट डिपेंडिंग अपॉन दी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसकी डिफरेंट डिफरेंट जो हैं ये कैटेगरीज हैं। ओके, देन हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड हमने ग्लूकोज का पढ़ा दिया था आपको, फ्रक्टोज का पढ़ लिया हमने, कैसे ये जुड़ते हैं, पायरेनोज रिंग साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी हमने इसकी पढ़ ली थी। उसके बाद बेटा हम लोगों ने राइबोज की बात कर ली और डीऑक्सी राइबोज की बात हमने कर ली थी। हाँ, यहाँ पे एक टॉपिक छूट गया था, दैट वाज फेलिंग्स एंड बेनेडिक्ट टेस्ट, मतलब फेलिंग्स या बेनेडिक्ट टेस्ट। इस टेस्ट में क्या करते हैं बेटा हम लोग, ये टेस्ट जानने के लिए होता है, जैसे ग्लूकोज की या किसी भी शुगर की डिटेक्शन के लिए होता है ये टेस्ट। और ये कैसे होता है, देखो बेटा हमारे पास होता है, ये है क्यूपरिक आयंस, क्या बोलते हैं हम इनको, दीज आर नोन एज क्यूपरिक आयंस। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले के पीछे केमिस्ट्री में आप इक लगाते हो ना, तो क्यूपरिक लाइक कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में क्या है, CuSO4, 2 नेगेटिव इसकी है तो 2 पॉजिटिव इसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। ये सब आप लोगों को मेरे से ज़्यादा पता है, तो मैंने ये लिया है क्यूपरिक आयंस। इनके ऊपर मैंने क्या डाल दिया, इनको ट्रीट करवा दिया मैंने विद ग्लूकोज। अब क्या होगा, ये जो क्यूपरिक आयन है ना, दीज विल चेंज इनटू क्यूपरस आयंस। क्यूपरस आयंस क्यों, यहाँ पे क्या हो गई, रिडक्शन हो गई, इसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो क्या हो गया ये, इसको हम क्या बोलेंगे, नहीं ये क्या है, ये एक तरह का क्या है, ये रिड्यूसिंग शुगर है। क्या करवा रहा है, यहाँ पे डेफिशिएंसी ज़्यादा थी, वहाँ डेफिशिएंसी कम हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। ठीक है, तो ये रिडक्शन करवा रहा है, तो ग्लूकोज क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। टेस्ट में कैसे पता चलेगा मैम, हम जब फिजिकली टेस्ट कर रहे हैं, हमें तो क्यूपरिक और क्यूपरस आयन दिख नहीं रहे, तब आप कैसे इनको डिटेक्ट करोगे, बाय देयर कलर। ये जो क्यूपरिक आयंस होते हैं, दीज आर ब्लू इन कलर। क्यूपरिक आयन मतलब जैसे कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन आपने ले लिया और कुछ भी नहीं, और उससे फिर जब टेस्ट ट्यूब का कलर चेंज हो जाएगा ब्लू से, टेस्ट ट्यूब का नहीं, उसके अंदर जो भी रिएजेंट्स हमने डाले, ब्लू से जब कलर चेंज हो जाएगा सोल्यूशन का, एंड दैट विल बिकम रेड। अगर कलर चेंज हुआ है मीन्स रिडक्शन हुई है, मीन्स जो भी शुगर आपने ऐड की है, शुगर ऐड नहीं की हमने, शुगर के ऊपर ये रिएजेंट ऐड किए हैं, और कौन सा रिएजेंट ऐड किया है उसको हम बोलते हैं फेलिंग्स रिएजेंट, ये इसको बोलते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट। तो शुगर के ऊपर हमने क्या डाला है, सपोज कॉपर सल्फेट डाल दिया, कैसा कलर था कॉपर सल्फेट का, ब्लू। जैसे ही हमने शुगर के ऊपर डाला, कलर कैसा हो गया, रेड। तो अगर कलर का ट्रांजिशन हुआ है, दैट मीन्स रिडक्शन हुई है। रिडक्शन हुई है दैट मीन्स ये शुगर ने यहाँ पे क्या काम किया है, ये शुगर क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम यहाँ पे करी, मतलब ये शुगर क्या है, एक रिड्यूसिंग शुगर है। और रिड्यूसिंग शुगर क्यों है ये, क्यों इसने रिड्यूस किया। अगर यहाँ पे मैं कोई और शुगर डालती, सपोज करो मैंने यहाँ पे रेफिनोज डाला, रेफिनोज क्या है, इट इज़ अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। या मैंने यहाँ पे आप कह लीजिए सुक्रोज डाला, सुक्रोज इज़ अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो वो उस केस में ये कलर चेंज आपको नहीं दिखेगा। तो इस रिड्यूसिंग शुगर में ऐसा क्या था कि इसने ये रिडक्शन करवा दी, क्योंकि बेटा रिड्यूसिंग शुगर्स के पास क्या होता है, फ्री फंक्शनल ग्रुप। जो इनका फ्री कार्बोनाइल ग्रुप था ना, ग्लूकोज क्या है, एक एल्डोज है, इसके पास एक टर्मिनल पे क्या प्रेजेंट है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड हमेशा कार्बोनाइल ग्रुप हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे होता है, एंड दैट इज फ्री। फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप की वजह से इसने इसके साथ रिएक्ट किया और हमारे पास क्या हो गया, कलर ट्रांजिशन हो गया, एक नया सब्सटेंस बन गया क्यूपरिक आयंस वाला। समझ में आया, तो फ्री फंक्शनल ग्रुप ने ये काम कराया है। अगर फंक्शनल ग्रुप कोई भी फ्री नहीं होगा तो यहाँ पे ये वो शुगर जो है ये ट्रांजिशन नहीं करा पाएंगी, और उन शुगर्स को हम क्या कहेंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। ठीक है, तो ये था हमारे पास बेटा फेलिंग्स टेस्ट। अब आ जाइए बेटा ओलिगोसैकेराइड्स, क्या होती हैं ओलिगोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड मैंने क्या कहा था,
सिंपल एक सिंगल मॉलिक्यूल है शुगर का। ओलिगो का मतलब क्या होता है, व्हेन 2 to 9 सैकेराइड यूनिट्स कंडेंस टुगेदर। 2 से 9 मतलब 2 शुगर आपस में जुड़े या 3 जुड़े, 4 जुड़े, 5, 6, 7, 8, मैक्सिमम ओनली 9। 2 क्यों, 2 से अलग अगर सिंगल रह जाएगी वो तो मोनोसैकेराइड होगी। मतलब जब 2 से 9 मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़ेंगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, देन इट फॉर्म्स दी ओलिगोसैकेराइड। ठीक है। और ये कंडेंसेशन कैसे होती है, बाय, यहाँ पे क्या निकलता है, बाय दी, आप क्या कहेंगे, ये एक तरह का क्या है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या होगा, पानी निकलेगा इन कंडेंसेशन रिएक्शंस में से। कैसे निकलेगा, चलो इसको ऐसे नहीं पढ़ते, हम इसको पढ़ते हैं एग्जाम्पल से। अब एग्जाम्पल बेटा हम सबसे पहले किसका ले लेते हैं, सपोज हमने एग्जाम्पल लिया, सबसे पहले सबसे सिंपल वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, दैट इज़ माल्टोज। क्या होती है ये, माल्ट शुगर होती है। क्या बोलते हैं माल्टोज को, माल्टोज इज नोन एज दी माल्ट शुगर। चलो अब माल्ट शुगर, ये माल्टोज किस किस से बनी है बेटा, ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के जुड़ने से बनी है। कौन से, अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज। जब 2 अल्फा ग्लूकोज आपस में ज्वाइन होते हैं तब बनती है माल्टोज। तो जो 2 मोनोसैकेराइड आपस में ज्वाइन होके क्या बना रहे हैं, एक डाइसैकेराइड। तो माल्टोज क्या है, माल्टोज इज अ, अच्छा ये डाइसैकेराइड्स मैंने यहाँ से स्टार्ट किए, चलो कोई बात नहीं। तो माल्टोज क्या है, इट इज अ डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड समझ रहे हो, 2 सैकेराइड मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस हुए हैं। तो ये समझ नहीं आ रहा मैम, स्ट्रक्चरली समझाओ। चलो स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा था, पायरेनोज रिंग वाला, बना लिया जाए। चलो ये है बेटा C, ये है O, इधर है एक C, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, और ये हो गया, दिस इज 1C। अल्फा है तो OH क्या आ जाएगा नीचे, ऊपर OH H H OH। याद है ना, ये हमने कल बना लिया था स्ट्रक्चर सारा, OH H और यहाँ पे था CH2OH। नंबरिंग कर लें, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। अब अच्छा, माल्टोज में होता कैसे है, ये 2 ग्लूकोज आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, अल्फा 1,4 लिंकेज। पहले लिख दूं फिर समझाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। ये कैसे जुड़े हुए हैं, बाय अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है, या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या है, जो 2 शुगर को आपस में जोड़ता है। जो 2 अमाइनो एसिड को जोड़ेगा, पेप्टाइड बॉन्ड। जो 2 शुगर को आपस में जोड़ेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एट द एंड ऑफ द चैप्टर सब आपको रटवा के भेजेंगे, टेंशन नहीं लेनी। तो ये तो हो गया बेटा एक ग्लूकोज, दिस इज 1 अल्फा ग्लूकोज। अल्फा ही है ना, देखो मैंने फर्स्ट कार्बन जो कायरल कार्बन है उसका OH मैंने नीचे बनाया है। अब हम बना लेते हैं बेटा एक और ग्लूकोज, दैट इज CO C तो इसमें भी क्या है बेटा हमारे पास, दिस इज OH। देखो OH नीचे है ना, ये फर्स्ट कार्बन है। फर्स्ट कार्बन कैसा है, कायरल कार्बन, क्योंकि उस पर चारों के चारों फंक्शनल ग्रुप अलग लगे हुए हैं। तो इसका जो OH है वो कैसे है, बिलो दी प्लेन। यहाँ पे क्या है अब हमारे पास HOH, यहाँ पे है OH H। इधर क्या है हमारे पास बेटा, इधर है OH और इधर है H और यहाँ पे है CH2OH। इन कार्बन्स की भी नंबरिंग कर लें, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये है अनदर मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा ग्लूकोज। अब ये 2 अल्फा ग्लूकोज जब आपस में ज्वाइन हो जाएंगे उससे क्या बन जाएगा, माल्टोज। अभी ज्वाइन कैसे होंगे बेटा, इधर फर्स्ट कार्बन पे OH देखो, फोर्थ कार्बन पे OH देखो, दोनों कहाँ हैं, बिलो द प्लेन। वैसे भी अल्फा अल्फा ग्लूकोज है
और ये लिंकेज भी जब 2 अल्फा अल्फा के बीच में होंगी तो क्या होगी, अल्फा 1 4, मैंने पहले ही लिख दी अल्फा 1 4। तो फर्स्ट कार्बन वाला और फोर्थ कार्बन वाले ये जो OH है ना बेटा, ये जो 2 OH ग्रुप है, इनमें क्या हो जाएगा, ये एक OH ग्रुप आप क्या करेगा, यहाँ से इनमें से क्या एलिमिनेट हो जाएगा, -H2O। क्या एलिमिनेट हो गया, वाटर एलिमिनेट हो गया। और अब ये मॉलिक्यूल आपको कैसा दिखाई देगा, यहाँ पे बना दूँ मैं इसको। अब देखो ये मॉलिक्यूल हमें कैसा दिखाई देगा, CO C C C, ठीक है, और इधर भी हो गया हमारे पास CO C C। ये मॉलिक्यूल है, बाकी के OH OH अब मैं कुछ नहीं लिख रही। यहाँ पे OH था, यहाँ पे OH था, तो ये OH और एक H निकल गया। तो ये दो मॉलिक्यूल आपस में किसके थ्रू जुड़े हुए हैं, अब ये देखो, ये इधर ऊपर H ऊपर H, वैलेंसी तो नहीं ज़्यादा कर दी कार्बन की, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। बाकी के आप H वैच जो लगाने हैं आप लगा सकते हो, इट इज़ अप टू यू। ये लो H OH OH H CH2OH, यहाँ पे भी ये वाला तो ख़त्म ही हो गया, यहाँ पे आ गया H OH OH H H OH CH2OH। तो ये वाला जो लिंकेज आया है, ये कैसे बना है, बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जहाँ पे भी होगा, दो चीज़ें जुड़ रही हैं, पानी निकल रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन। तो दो मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस हुए और इन्होंने क्या बना दिया, ये जो बनी है COC, ये क्या बना है, दिस इज अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो एक ग्लूकोज दूसरा ग्लूकोज कैसे जुड़ा, अल्फा, क्योंकि दोनों अल्फा अल्फा ग्लूकोज से 1 4, फर्स्ट कार्बन इसका और फोर्थ कार्बन इसका, देखो फर्स्ट इसका था फोर्थ इसका, उनके OH OH ग्रुप में क्या हो गया, कंडेंसेशन हो गया, दो मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस होकर उन्होंने क्या बना दिया, एक माल्टोज का मॉलिक्यूल। तो माल्टोज को आप क्या बोलोगे, माल्टोज इज अ माल्ट शुगर, इसका नेम क्या, कॉमन नेम क्या है, माल्ट शुगर। ऐसे ही बेटा अब हम चलते हैं, ये तो हो गया एक एग्जाम्पल डाइसैकेराइड का, दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। अब डाइसैकेराइड का हमारे पास है सेकंड एग्जाम्पल, और वो सेकंड एग्जाम्पल हमारे पास आ जाता है बेटा सुक्रोज। सुक्रोज को हम क्या बोलते हैं, टेबल शुगर या केन शुगर, है ना। हमारी जो नॉर्मल टेबल शुगर होती है वो यही होता है ना। फॉर्मूला क्या है, C12H22O11, C12H22O11 किससे बनी है बेटा, ये बनी है एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज के जुड़ने से। तो एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज जब आपस में जुड़ेंगे तो उससे क्या बन जाएगी, सुक्रोज। अब इसको जोड़ने की कोशिश करना, लिंकेज मैं आपको बता देती हूँ, लिंकेज क्या है। अब ये क्या बन गई, यहाँ पे सुक्रोज कैसे बनेगी, यहाँ पे है बेटा अल्फा 1 बीटा 2 लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और फ्रक्टोज का फॉर्मूला बना के देखा था, फ्रक्टोज कैसी होती है, फ्रक्टोज का हमने बनाया था क्या, अच्छा दिस इज दी फ्यूरेनोज, ये किसका बना दिया हमने, अच्छा राइबोज का। क्या हमने फ्रक्टोज का केमिकल, ये किसका बना दिया, अच्छा ये तो ग्लूकोज ग्लूकोज चल रहे हैं, फ्रक्टोज हमने नहीं बनाया था। अच्छा आपको होमवर्क दिया था कि फ्रक्टोज का आप बना के लाएंगे, है ना। ये फ्रक्टोज है ना, फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर आप कैसे बनाओगे, कैसे बनता है, फ्रक्टोज की बनती है बेटा फ्यूरेनोज रिंग। यहीं पे बना दूं क्या मैं, ठीक है यहीं पे बना लेते हैं। फ्रक्टोज की कैसी बनती है, फ्यूरेनोज रिंग, ऐसा स्ट्रक्चर मैं बता देती हूँ, बाकी काम आप करके आएंगे, ठीक है। ये है O, इधर है C, इधर भी है C C C। तो ये वाली जो रिंग थी इसको हमने क्या कहा था, फ्यूरेनोज।
और जो 6 वाली है एक्सोसाइक्लिक जो रिंग थी उसको हमने क्या कहा था, पायरेनोज। ग्लूकोज की बनती है पायरेनोज, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है लेकिन इसकी बनती है फ्यूरेनोज रिंग। ठीक है, इसमें बेटा इस फर्स्ट कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है CH2OH। तो ये है फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकंड कार्बन। ठीक है, ये वो हेमी एप्सिटल फॉर्मेशन यहाँ पे भी हो गया। तो उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे OH, H, OH, H, और यहाँ पे क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5, यहाँ पे है H और CH2OH। ये लो, ये इसका डायग्राम बना दिया है मैंने। अब आप क्या करोगे, ग्लूकोज का साइक्लिक डायग्राम तो हमें आ ही गया बनाना, फ्रक्टोज का हमने नहीं बनाया था, मैंने आपको बना के दिखा दिया। तो दिस इज द फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, दिस इज द सिक्स्थ कार्बन। एनी डाउट्स? नहीं है ना? तो इसको बना के देखना। तो ये क्या है, फ्यूरेनोज रिंग ऑफ फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज की कैसी होती है बेटा, फ्यूरेनोज रिंग होती है। ये लो, ग्लूकोज का आपको पता है, फ्रक्टोज मैंने बना दिया। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज को अब आपने जोड़ना है, जोड़ने के बाद आपको बनाना है सुक्रोज, क्योंकि हर चीज़ रेडीमेड थोड़ी मिलेगी भाई। इतनी चीनी खाते हो तो चीनी का बना के तो देखो जरा डायग्राम। तो सुक्रोज किससे बनेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। अब सुक्रोज जो है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं टेबल शुगर या केन शुगर। इसका सबसे रिच सोर्स क्या है पता है ना, क्या है इसका रिच सोर्स पता है? वो जैसे माल्ट शुगर उसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो हमें माल्ट से मिलती है। कहाँ से मिलती है ना, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम माल्ट। और ये वाली शुगर को हम केन शुगर भी तो बोल रहे हैं। तो कहाँ से मिलती है ये हमें, शुगर केन से। तो इसका सोर्स क्या है, इस शुगर का सोर्स है बेटा, सबसे अच्छा सोर्स है शुगर केन। और क्या है, बीटा वल्गैरिस। आप शुगर केन याद रखो। नॉर्मल चीनी जो हम खाते हैं सुक्रोज, दैट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो किसका एग्जाम्पल हुआ, ये भी तो एक डाइसैकेराइड ही है। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारे पास थर्ड जो एग्जाम्पल यहाँ पे आता है वो आप लिख लीजिए, इसका लैक्टोज। और प्लांट के अंदर भी आपको पता है ना, सुक्रोज बड़ा बहुत अबंडेंस में मिलती है, सुक्रोज इन दी प्लांट ऑल्सो। जो ट्रांसपोर्ट होता है शुगर का फ्रॉम लीफ टू दी अदर पार्ट ऑफ दी प्लांट, वो भी तो सुक्रोज की फॉर्म में ही होता है, पता है ना। चलो, अब लैक्टोज क्या होती है, लैक्टोज का कॉमन नेम होता है बेटा, इट इज नोन एज द मिल्क शुगर। दूध के अंदर मिलती है ना, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर। ये किस किस के कंडेंस होने से बनती है बेटा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। किससे बनेगी, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान में देनी है, ये जो माल्टोज है, इज इट अ रिड्यूसिंग शुगर? यस, इट इज अ, कहाँ किस पेन से लिखूँ, इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर। क्यों है भाई ये रिड्यूसिंग शुगर, बता सकते हो? फर्स्ट पोजीशन पे ग्लूकोज में क्या प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज का अगर स्ट्रक्चर देखिए, फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है ना। अच्छा, ये तो राइबोज। ये लो, ग्लूकोज का अगर हम डायग्राम देखें तो फर्स्ट कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, एल्डिहाइड ग्रुप फर्स्ट पे रहेगा। और यहाँ पे जो लिंकेज हुई हैं किस किस के बीच में हुई हैं, देखो लिंकेज हुई हैं फर्स्ट कार्बन और फोर्थ, इधर का फर्स्ट, मतलब फर्स्ट कार्बन का मतलब इसका एल्डिहाइड ग्रुप तो कंज्यूम हो गया, फोर्थ वाले के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप था ही नहीं। तो इसका, इस वाले ग्लूकोज का जो फर्स्ट कार्बन का एल्डिहाइड ग्रुप है वो अभी इंटैक्ट है, वो किसी काम में लगा नहीं हुआ है। मतलब अगर इसके साथ और, वैसे तो ये दो ही हैं बस, तो ये वाले कार्बन का तो कंज्यूम हो गया, ये वाले कार्बन का फ्री है। तो जब तक कोई फंक्शनल ग्रुप फ्री रहेगा वो क्या कर देगा, क्यूप्रिक आयन को क्यूप्रस आयन में रिड्यूस कर देगा। तो ये क्या है, इट वुड बी अ काइंड ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। अब अगले पे आ जाइए, जब इसका आप डायग्राम बनाएंगे ना बेटा, इसका डायग्राम देख के आपको पता चलेगा देयर इज नो फ्री फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि अल्फा 1 अल्फा के तो पहले पे ही था और बीटा के दूसरे पे। फ्रक्टोज का जब हमने डायग्राम बनाया था तो सेकंड कार्बन पे क्या था, कार्बोनाइल ग्रुप था।
और आपको पता है कीटोन होते ही कहाँ है, बीच में होते हैं, टर्मिनल पोजीशन पे होंगे तो वो एल्डिहाइड बन जाएंगे। देखो सेकंड कार्बन पे कीटोन ग्रुप है, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों कंज्यूम हो जाते हैं, तो यहाँ पे कोई फ्री फंक्शनल ग्रुप बचता ही नहीं है। अगर नहीं फ्री फंक्शनल ग्रुप बचता तो इन शुगर्स को हम क्या बोलेंगे, ये होती है बेटा एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब अगर लैक्टोज की बात करें, ये बनी है ग्लूकोज और गैलेक्टोज से, ये भी क्या है बेटा, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। इसके पास भी फ्री फंक्शनल ग्रुप बचता है, और क्या है ये, मिल्क शुगर होती है, लैक्टोज। इसके बाद आ जाइए बेटा ट्राइसैकेराइड्स। ट्राइसैकेराइड में बेटा हमारे पास एग्जाम्पल है किसका, वी हैव द एग्जाम्पल ऑफ रेफिनोज। ठीक है, यही एक एग्जाम्पल याद रखना है इसका, रेफिनोज। इसमें आ जाएंगी बेटा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज, तीनों के जुड़ने से बनती है, तो तीन आ गई ना, ट्राई मीन्स तीन, सैकेराइड मीन्स शुगर के मॉलिक्यूल, तीन शुगर के मॉलिक्यूल, पहला ग्लूकोज, दूसरा फ्रक्टोज, तीसरा गैलेक्टोज, तो इनके जुड़ने से तीन शुगर आपस में जुड़ी हैं तो ट्राइसैकेराइड। इन सब में ये डाई क्यों थी, दो शुगर्स जुड़ रही थी, डाइसैकेराइड्स। तो यहाँ पे डाइसैकेराइड्स में क्या हो जाएंगे, टू शुगर मॉलिक्यूल्स कॉन्डेंस, दो शुगर मॉलिक्यूल कंडेंस होके ये बनी है। यहाँ पे क्या है, थ्री शुगर मॉलिक्यूल्स कॉन्डेंस, उससे बनी है ट्राइसैकेराइड्स। ठीक है, अब ये ट्राइसैकेराइड्स रिड्यूसिंग होनी चाहिए या नॉन रिड्यूसिंग, सोच के देखो, ट्राइसैकेराइड्स रिड्यूसिंग होनी चाहिए या नॉन रिड्यूसिंग होनी चाहिए, बता सकते हो। ये बेटा हमेशा क्या होंगी, मोस्टली ट्राइसैकेराइड क्या होंगी, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। क्यों होंगी बताओ नॉन रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग का मतलब क्या है, नो फ्री फंक्शनल ग्रुप्स। क्यों मैम, कहाँ गए इनके फ्री फंक्शनल ग्रुप, भैया तीन आपस में जुड़ रही हैं, कहीं ना कहीं इनके फंक्शनल ग्रुप ही हैं जो इनको जोड़ रहे हैं, तीनों के फंक्शनल ग्रुप कंज्यूम हो गए इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो कोई फ्री फंक्शनल ग्रुप बचा ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि शुगर का मॉलिक्यूल जितना कॉम्प्लिकेट होता रहेगा, जितना बड़ा होता रहेगा, जितना उसमें मोनोमर की संख्या बढ़ती रहेगी। यहाँ पे कितने मोनोमर है, मोनोमर समझते हो ना, एक इकलौता यूनिट कितने हैं, एक ग्लूकोज का, एक फ्रक्टोज का, एक गैलेक्टोज का, तो तीन चीज़ों का पॉलीमर है ये। तो जितनी बड़ी चेन होती चली जाएगी उतने ज़्यादा जो है फंक्शनल ग्रुप उस चेन को बढ़ाने में कंज्यूम होते चले जाएंगे, जिस वजह से ये शुगर्स कैसी होंगी, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होंगी। सेम विद दी पॉलीसैकेराइड्स। अगर अब हम आ जाए पॉलीसैकेराइड्स पे, पॉलीसैकेराइड क्या होंगी, मैंने कहा था ना 2 से 9 तक के शुगर मॉलिक्यूल अगर आपस में जुड़ रहे हैं उसको हम बोलते हैं ओलिगो। तो अगर मोर देन 9 मतलब कि यू कैन सिंपली से मैनी शुगर, शुगर लिखना चाहिए, शुगर को ही हम क्या लिख सकते हैं, सैकेराइड मॉलिक्यूल्स कंडेंस together to form a polysaccharide। एक अकेला सैकेराइड का मॉलिक्यूल था, दैट वाज मोनोसैकेराइड, उसकी कार्बन एटम के हिसाब से उसके अलग अलग नेम थे, ट्राइओसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस, हेप्टोसिस। लेकिन जब दो मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ने लगे उससे बन गई डाइसैकेराइड। एग्जाम्पल हमने क्या क्या पढ़ लिए, हमने पढ़ लिया बेटा माल्टोज, हमने पढ़ लिया सुक्रोज, हमने पढ़ लिया लैक्टोज। अब आ गए, अच्छा एक हमने 3 वाला भी पढ़ लिया ट्राइसैकेराइड। ट्राई भी क्या है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ओलिगोसैकेराइड, ओलिगो में ही आ जाएगा। पोली में क्या है, बहुत सारे hundreds of thousands of lakes of molecule may combine together to form a single molecule, जिसको हम बोलेंगे पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो पॉलीसैकेराइड में अब बेटा क्योंकि मैनी शुगर मॉलिक्यूल या मैनी सैकेराइड मॉलिक्यूल, अब वो सैकेराइड्स सेम होंगी या अलग होंगी, तो
तो वो सेम होंगी या अलग होंगी, उसके बेस पे हम पॉलीसैकेराइड को डिवाइड करते हैं बेटा इनटू 2 ग्रुप्स। एक होते हैं होमो पॉलीसैकेराइड्स, दूसरे होते हैं हेटेरो पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स की आप और क्या डेफिनेशन दे सकते हो बेटा? पॉलीसैकेराइड्स की क्या डेफिनेशन लिख सकते हो? दीज आर दी पॉलीमर्स ऑफ शुगर्स। शुगर मॉलिक्यूल्स के ही तो पॉलीमर हैं। बहुत सारे शुगर के मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ जाएंगे, बहुत सारे शुगर के मॉलिक्यूल क्या है? मोनोमर्स। एक शुगर दूसरी शुगर, ये मोनोमर जुड़ रहे हैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, तो जो एक बड़ा विशाल का बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा, लार्ज, दैट इज नोन एज अ पॉलीमर, उसको हम बोलेंगे पॉलीसैकेराइड। तो उस पॉलीसैकेराइड में वो जो मोनोमेरिक यूनिट है, अगर जो मतलब शुगर जो जुड़ रहे हैं, अगर सारे शुगर्स हैं सिमिलर सॉरी, अगर शुगर है सिमिलर तो उनको हम कहेंगे होमोपॉलीसैकेराइड। ऐसे नहीं बात करते, एग्जाम्पल दे देते हैं। एग्जाम्पल है बेटा यहाँ पे हमारे पास, लाइक हमारे पास एग्जाम्पल क्या लें, मेरे को ही भूल गया क्या? नहीं, हमारे पास है जैसे सेल्यूलोज, ठीक है, और हमारे पास है स्टार्च, और हमारे पास है ग्लाइकोजन। ये तीनों की तीनों चीज़ें पता है किस चीज़ से बनी है? एक ही टाइप की शुगर से बनी है। हर एक का जो मोनोमर है वो क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या लिखेंगे? मोनोमर, या आप ऐसे लिख ले, आपको याद कैसे रहेगा? यहाँ लिख देती हूँ इसको, ग्लाइकोजन। ये सारे के सारे किस चीज़ से बने हुए हैं? मल्टीपल नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। बहुत सारे ग्लूकोज के जुड़ने से बनते हैं, मतलब सिर्फ ग्लूकोज, इनको जब आप तोड़ोगे ग्लूकोज 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 और ग्लूकोज ही निकलेगा और कोई मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा। तो ये क्या है? ग्लूकोज के का पॉलीमर है। सेल्यूलोज भी, स्टार्च भी, ग्लाइकोजन भी किसका पॉलीमर है? ग्लूकोज का। इसलिए हमने इसको क्या कहा? होमो, कि एक ही टाइप की शुगर से बने हुए हैं। लेकिन जब एक टाइप की नहीं, उसमें और भी चीज़ें आके जुड़ जाएं तो उसको हम क्या बोलेंगे? शुगर्स क्या हैं? शुगर्स आर डिसिमिलर, या और कॉन्स्टिट्यूएंट उनके साथ आके जुड़ रहे हैं। इसमें एग्जांपल लिख लीजिए, लाइक काइटिन। बहुत से लोग ना काइटिन को होमो में डाल देते हैं, लेकिन मुझे काइटिन हिट्रो में अच्छा लगता है, क्योंकि ये है एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, अभी समझाऊंगी क्या है। उसके अलावा है हमारे पास पैक्टिन, है ना। उसके अलावा है हमारे पास म्यूको पॉलीसैकेराइड्स। उसके अलावा है हमारे पास वो लिख सकते हो आप, कैराटीन। उसके अलावा है हमारे पास हेपरीन। ये तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, जितने मर्जी की बात कर लो। इनमें हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस मोटा मोटा जो हमारे पास है उनकी बात करेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है जी। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हिट्रो के। तो यहाँ पे शुगर जो है अलग अलग होंगी, अभी देखेंगे। मतलब कि ये एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से नहीं बने, इसके साथ कुछ और भी अटैच है एक शुगर के साथ। तो इनको हम क्या बोलेंगे? हेटेरोपॉलीसैकेराइड, या इनको हम क्या बोलेंगे? हेटेरोपॉलीमर। ये क्या है? होमोपॉलीमर। तो होमो और हेटेरो का तो मीनिंग समझ में आ गया, कुछ भी नहीं है ज़्यादा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा होमोपॉलीसैकेराइड। और होमोपॉलीसैकेराइड में जो पहला एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे होमोपॉलीसैकेराइड में, दैट इज ऑफ स्टार्च। स्टार्च क्या है? स्टार्च क्या है? स्टार्च, एक है स्टार्च, एक है ग्लाइकोजन, एक है सेल्यूलोज। तीन ही तो एग्जाम्पल लिखे हैं हमने होमोपॉलीसैकेराइड में, और ये तीनों पढ़ने हैं, तीनों हमारे कोर्स में है। क्या है बेटा स्टार्च? स्टार्च है रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ द प्लांट्स। प्लांट अपने फूड को किस फॉर्म में रिजर्व करके रखते हैं? स्टार्च की फॉर्म में। एनिमल किस फॉर्म में करके रखते हैं? ग्लाइकोजन, इसको हम बोलते हैं एनिमल स्टार्च। सेल्यूलोज क्या है? वही सेल वॉल का कंपोनेंट है, सेल वॉल में प्रेजेंट है ना। सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है? सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन्स भी जुड़े होते हैं साथ में, है ना। पैक्टिन पर इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। चलो इन पे जब आएंगे तब इनकी बात करेंगे। तो स्टार्च, स्टार्च क्या है? स्टार्च इज द रिजर्व
फूड मटेरियल इन प्लांट्स। किस चीज से बना हुआ है? स्टार्च इज कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज मोनोमर्स। किस चीज का बना हुआ? ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज। ग्लूकोज इज द रिपीटिंग यूनिट। अब मोनोमर का मीनिंग आपको पता है, इतनी उसमें नहीं मैं जाऊंगी अब बेसिक में, ठीक है। तो अब ये जो स्टार्च है इट एग्जिस्ट्स इन टू फॉर्म, एग्जिस्ट्स इन टू फॉर्म्स। और वो दो फॉर्म पता कौन सी हैं? एक है बेटा एमाइलोज और दूसरी फॉर्म है इसकी एमाइलो पैक्टिन। एक है एमाइलोज, एक है एमाइलोपैक्टिन। इन दो फॉर्म्स में हमें क्या मिलता है? स्टार्च। तो अब ये दो फॉर्म्स हैं क्या? हैं क्या? बनी हुई ग्लूकोज की हैं, ग्लूकोज 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 एंड ग्लूकोज। क्या जुड़े हैं? ग्लूकोज यहाँ पे कैसे जुड़े हुए हैं? ग्लूकोज जुड़े हुए हैं इन दी फॉर्म ऑफ अ चेन। कितने? सबसे पहले अगर मैं बात करूँ बेटा एमाइलोज की, है ना, चलो यहीं पे कर लेते हैं ना, जगह हमारे पास है। अगर मैं एमाइलोज की बात करूं, एमाइलोज में क्या है? 200 से 2000 ग्लूकोज यूनिट्स प्रेजेंट है। अमाइलोज में कितने? 200 से 2000 ग्लूकोज यूनिट हो सकते हैं अमाइलोज में। कैसे प्रेजेंट हैं? इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट chain which later on forms helix। मतलब ऐसे सीधा ही यूनिट बना होता है, बाद में ये बहुत लंबी हो जाती है तो इसको हेलिक्स बनना पड़ता है। ऐसे हेलिकल फॉर्म में चेंज हो जाती है, पहले स्ट्रेट लाइन बनता है। अब ये ग्लूकोज यूनिट आपस में जुड़ी कैसे? कौन सा ग्लूकोज है? ये अल्फा अल्फा ग्लूकोज है। कैसे जुड़ी हुई है? एमाइलोज में ग्लूकोज कौन से बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या मुझे ये दोबारा बनाने की ज़रूरत है? हमने जब पढ़ा था माल्टोज तो हमने अल्फा 1,4 यहाँ पे बना लिया है। देखो ध्यान दो, दिस वॉज दी अल्फा, ये अल्फा ग्लूकोज, इसका फर्स्ट कार्बन और इसका फोर्थ कार्बन, इनके बीच में आपस में क्या हुआ था? डिहाइड्रेशन हुई थी, मतलब ये मॉलिक्यूल कंडेंस हो गया था बाय द एलिमिनेशन ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल। तो ये क्या बन गया था? एक डाइसैकेराइड। ऐसे ही अगला ग्लूकोज यहाँ जोड़ दो, फिर अगला जोड़ दो, फिर अगला, फिर अगला, अगला करते 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 क्या बन जाएगी? एक लॉन्ग चेन बन जाएगी। और वो लॉन्ग चेन लेटर ऑन क्या हो जाएगी? हेलिकल फॉर्म में ट्विस्ट हो जाएगी। तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज नोन एज अ द एमाइलोज फॉर्म ऑफ द स्टार्च। समझ में आ गया एमाइलोज। अब अगर मैं बात करूं बेटा एमाइलोपैक्टिन की, और इसमें क्या है? ये स्ट्रेट चेन है और कैसी रहेगी? ऑलवेज अनब्रांच्ड, कोई ब्रांचिंग नहीं होती है इसमें, ठीक है। एमाइलोपैक्टिन पे आ जाइए। अब एमाइलोपैक्टिन के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? 2000 से लेके और 2 लेक्स तक, हाँ 2 लेक्स ग्लूकोज मोनोमर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ये कम से कम 200 से 2000 ग्लूकोज के आपस में जुड़ने से बनता है एमाइलोज। यहाँ पे 2000 से 2 लाख ग्लूकोज सब यूनिट हो सकते हैं। ये क्या है? ये ब्रांच्ड पॉलीमर है। इसमें क्या है? ब्रांचिंग भी है, ब्रांच्ड पॉलीमर है। कैसे बना हुआ है बेटा? देखो स्ट्रेट लाइन ऐसा है, ये सीधा भी है, स्ट्रेट लाइन भी है और साइड में से ब्रांचिंग भी निकल रही है। तो बॉन्ड कैसे बनेगा? जो स्ट्रेट चेन बन रही है, स्ट्रेट चेन, वो कौन से बॉन्ड से बन रही है? अल्फा 1,4 बॉन्ड से, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। और जो ये साइड की ब्रांचिंग चेन बन रही है
इसमें क्या प्रेजेंट है बेटा, इसमें प्रेजेंट है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये तो पर आपको स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, हमारी एनसीईआरटी के अंदर भी दिया है, तो बेटा इसका स्ट्रक्चर हम लोग नहीं छोड़ सकते, तो इसका स्ट्रक्चर हम करेंगे, है ना। ये देखो, ये हमारी एनसीईआरटी ने दिया हुआ है डायग्राम, तो हम पहले एनसीईआरटी की बात कर लेते हैं। देखो एनसीईआरटी ने क्या किया, ये तो है स्ट्रेट चेन, ये क्या बनाया, किसका डायग्राम है, ये है एमाइलोपेक्टिन। स्टार्च दो फॉर्म में मिलती है, एक एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज क्या है, स्ट्रेट चेन मतलब अनब्रांच फॉर्म, ये क्या है, ब्रांच। तो ब्रांचिंग कैसे है, सीधी लाइन भी है और उसमें से ब्रांचिंग भी हो सकती है, एमाइलोपेक्टिन, ठीक है। तो किस तरह से, देखो ये तो है बेटा स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन में दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ इसके ऊपर लगा होगा, और इस वाले मॉलिक्यूल का भी देख लो, कार्बन 1 2 3 4 5 और ये लगा हुआ है 6। अभी देखो 1 और 4 में तो हमें पता है क्या है, ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है, ये तो ऐसे सारे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है, घबराओ मत, मैं भी बना के दिखा दूंगी अभी। ये तो हो गई स्ट्रेट चेन बनेगी इससे, फिर उसके ऊपर क्या बनी हुई है, ब्रांचिंग। ये देखो यहाँ पे बना भी रखा है, ठीक है। ये था बेटा कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे भी ये 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 1 और 4 के बीच में, ये तो हमें क्लियर है, 1 और 4 के बीच में क्या बनी हुई है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अगर मैं ब्रांच की बात करूँ, इस ब्रांच चेन की बात करूँ, यहाँ पे किस तरह से जुड़ा हुआ है, ये बेटा इस वाले मॉलिक्यूल का क्या है, कार्बन नंबर 1, और इधर वाले का क्या है, कार्बन नंबर 6। ये क्या बन रही है, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। चलो हम हवा में बात नहीं करेंगे, हम इसको बना के बात करेंगे। देखो पहले तो हम बना लेते हैं नॉर्मल, ये आ गया O C C C। बेटा मैं इसलिए साथ साथ बना रही हूँ कि जब हम बनते हुए देखते हैं ना किसी चीज़ को, तो हम उसको बना पाते हैं वैसे ही, तो प्लीज़ इसको साथ साथ बनाने की कोशिश करना। ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, इधर मैं बना लेती हूँ दूसरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। कौन सी रिंग है ये, दिस इज द पायरेनोज रिंग ऑफ द ग्लूकोज। ऐसा ही सीन है, दिस इज द फर्स्ट कार्बन, फालतू के नेम मैं नहीं लिखूंगी, दिस इज द फोर्थ कार्बन। हमें पता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कैसे बनी थी, ऐसे बनी थी, वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया था। अब इस वाले के, ये है फर्स्ट कार्बन, सेकंड है, थर्ड है, 4 है, 5 है, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है हमारे पास, CH2OH। ऐसे लिख सकती हूँ ना, केमिस्ट्री में भी आप लिखते हो जैसे मर्जी। तो ये आ गया 6th कार्बन, ठीक है। अभी यहाँ पे तो आपको पता है ना, अगली जो चेन आएगी COC इधर C, इसमें भी क्या बन जाएगा, ये सारा क्या बना 1, और इस वाले का क्या आ जाएगा 4। तो ये तो बन जाएगी सीधे वाली चेन। क्या बन रहा है ये, इसको हम बोलते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बॉन्ड बोल लीजिए या लिंकेज बोल लीजिए, इससे तो बनेगी सीधी चेन। अब मैडम सीधी तो हमें समझ आ गई, आप हमें टेढ़ी मतलब इसकी ब्रांचिंग निकाल के बताओ। अब ब्रांचिंग कैसे करेंगे, देखो बेटा ये है हमारे पास C, दिस इज O, दिस इज C C C C एंड दिस C, ठीक है। अटपटा सा तो नहीं लग रहा है ना, समझ आ गया ना, मैंने वही रिंग बनाई है, बस इसको ऐसे, इसका कार्बन नंबर 1 आ गया इधर, दिस इज 2 3 4 5, और इसके सर पे बैठा हुआ है CH2OH, दिस इज द कार्बन नंबर 6। अब इनकी भी हम क्या कर लेते हैं, इनके वैलेंसीज पूरी कर लेते हैं। यहाँ है HOH, सेकंड वाले कार्बन पे क्या होता है HOH, थर्ड वाले पे OH H, यहाँ पे H और OH। यही डायग्राम ग्लूकोज का है। ये ग्लूकोज का अनदर मॉलिक्यूल है जो क्या आया है इससे ब्रांचिंग करने। कहाँ पे होगी, ये है बेटा कार्बन नंबर 1, ये है कार्बन नंबर 6। इस कार्बन नंबर 1 के पास क्या प्रेजेंट है OH, इसके पास भी क्या प्रेजेंट है OH। यहाँ से हम क्या एलिमिनेट कर सकते हैं, एक वाटर का मॉलिक्यूल।
पहले तो ये स्टेप देख लो, समझ में आ गया। अब अगर मैं ये वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर दूं, है ना, मेरे पास तो ऑप्शन है, आई कैन डू इट। ये लो, मैंने ये वाटर का मॉलिक्यूल कर दिया यहाँ से एलिमिनेट, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, देखो। अब ये दोनों कैसे ज्वाइन होंगे, इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है, अब ओ, ये भी क्या है 1 और 6 में वाया ओ, ऐसा ही तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। ऐसे बना लो चाहे आप, ये ऐसे करके, उस पर मत जाना कि ये तो बिल्कुल स्ट्रेट बना दिया मैडम, आपका टेढ़े वाला था, है ना। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, लो इसको ऐसे बना लो, ये लो, ये भी क्या है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। लेकिन ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बेटा किसके बीच में है, ध्यान दो जरा, किसके बीच में है, दिस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज बिटवीन, ये इट इज बिटवीन, है तो अल्फा ग्लूकोज ही, इसमें भी OH नीचे था, इन सब में OH नीचे है, इसलिए अल्फा है। दिस इज अल्फा 1 and 6 कार्बन में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बताओ आ गया क्लियर। ये डायग्राम मैंने इसीलिए बनाया है बेटा कि आपको बनाने आने चाहिए, एग्जाम में बनाने पड़ेंगे, ये बोर्ड का एग्जाम अगर आप दे रहे हो। और वैसे भी अगर कोई लॉजिक लगाना है, और ये सब चीज़ें ना आप रट नहीं सकते, ये क्यों बनाने ज़रूरी हैं, आप इनको रटने बैठोगे ना कभी भी नहीं सीख सकते। तो चीज़ों को ड्रॉ करके समझना सीखो। अब अगर आपको पता है 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, आपको ये पता है कि माल्टोज क्या होता है, माल्टोज इज अ मोनोमर ऑफ, मतलब इट इज़ अ डाइसैकेराइड ऑफ ग्लूकोज, कि 2 ग्लूकोज जुड़ेंगे, कौन सी लिंकेज होनी चाहिए। अब रट के जाओगे तो सबके मिक्सअप हो जाएंगे, रटनी नहीं। वहाँ पे क्या करो, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल को फटाफट जोड़ के देख लो, अगर आपको डायग्राम आता है तो आपको पता चल जाएगा, दैट वाज अल्फा 1,4 लिंकेज। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास क्या है, ये क्या बनाया है हमने, दिस इज दी एमाइलोपैक्टिन। ठीक है, तो ये तो हमारे पास एमाइलोज, एमाइलोज अब पता चल गया ना, एमाइलोज क्या है, एमाइलोज इज जस्ट दिस मच। एमाइलोज की बात करूँ तो ये एमाइलोज है। चलो एमाइलोज के पास में भी एमाइलोज का एक डायग्राम बना दिया जाए छोटा सा, कैसा दिखेगा एमाइलोज, सिर्फ चेन डायग्राम बनाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, ये चलो। अब ये जुड़ा हुआ है नेक्स्ट ग्लूकोज यूनिट से, ऐसे देखो कितना इजी है ये डायग्राम ड्रॉ करना। ठीक है, ये आगे जुड़ा हो सकता है ऐसे, ठीक है, ये भी आगे जुड़ा हो सकता है ऐसे, बाय अनदर ग्लूकोज यूनिट। तो क्या होगा, इसका 1 इसका 4, इसका 1 इसका 4, इसका 1, और यहाँ पे अगर कोई है तो उसका 4। इस तरह से ये लंबी चेन 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 चेन, और ये चेन इतनी लंबी हो जाएगी कि बाद में ये क्या हो जाएगी, ट्विस्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे एक और चीज़ बताने वाली है जो बुक के अंदर लिखी हुई है, तो हमें भी डिस्कस करनी है कि जब आयोडीन टेस्ट करते हैं, स्टार्च के लिए क्या करते हैं, आयोडीन का टेस्ट करते हैं ना, तो हमें कैसे पता चलेगा कि स्टार्च की ये वाली फॉर्म है कि ये वाली फॉर्म है। एमाइलोज फॉर्म का जब हम स्टार्च के साथ टेस्ट करते हैं ना बेटा, तो ये कैसा देता है, ये देता है हमें ब्लूइश ब्लैक कलर की अपीयरेंस। क्या होगा, कहाँ पे लिखें, ये है एमाइलोज और एमाइलोपैक्टिन। अगर एमाइलोज का टेस्ट करेंगे विद आयोडीन, है ना, अगर इनको हम टेस्ट करेंगे विद आयोडीन सॉल्यूशन, तो क्या होने वाला है, आयोडीन के साथ एमाइलोज क्या देगा, ब्लूइश ब्लैक कलर, और एमाइलोपैक्टिन आयोडीन के साथ कैसा कलर देता है हमेशा, रेडिश वॉयलेट कलर। कैसा, रेडिश वॉयलेट कलर। लेकिन अगर मैम अगर स्टार्च के लिए करना हो जिसमें ये दोनों की दोनों फॉर्म प्रेजेंट हो, तो स्टार्च हमेशा कैसा कलर देता है, कैसा कलर देगा, कौन सा, अब रेडिश वॉयलेट है और इधर ब्लूइश ब्लैक है। ब्लूइश ब्लैक तो हर चीज़ को, ये इतने डार्क कलर टोन है, हर चीज़ को समा लेते हैं ना अपने अंदर, और कोई कलर दिखेगा ही नहीं। तो इसीलिए स्टार्च का जब हम टेस्ट करते हैं विद दी आयोडीन, तो हमें क्या मिलता है, ब्लूइश ब्लैक कलर, ब्लू ब्लू कलर मिलता है हमें। तो अगर स्टार्च का देखेंगे तो स्टार्च आयोडीन के साथ क्या देती है, ब्लूइश ब्लैक या वॉयलेट कलर की कलरेशन। और अगर इंडिविजुअल का देखें तो इंडिविजुअल में ये ब्लूइश ब्लैक देता है, ये रेडिश वॉयलेट देता है। और अगर दोनों इकट्ठे हों मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट किसके बारे में, वी आर टॉकिंग अबाउट वी आर टॉकिंग अबाउट स्टार्च का जब हम आयोडीन टेस्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ब्लूइश कलर,
ब्लूइश वॉयलेट या ब्लूइश कलर, क्योंकि ये वाला क्या है हमारे पास डार्क टोन है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। तो अभी बाकी इसके क्या रहते हैं होमोपॉलीमर में, अभी हम लोगों को बात करनी है किसकी, अभी तो हमारे पास होमोपॉलीमर हुआ है एक ही, ये देखो हम लोग होमोपॉलीमर सिर्फ एक हुआ है स्टार्च। अभी हमें बात करनी है ग्लाइकोजन की, अभी हमें बात करनी है सेल्यूलोज की, अभी हमें बात करनी है हीट्रोपॉलीसैकेराइड की। तो इसको अब हम करेंगे इन दी नेक्स्ट लेक्चर। तो इतने को बेटा आप रिपीट करेंगे, डायग्राम्स बना बना के देखेंगे, लिंकेजेस से इनको जोड़ के देखेंगे, तभी लेक्चर को आगे पढ़ने में मज़ा आएगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं, पीछे के ही आप रिपीट करते हुए चलिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।